हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं आपको नगर पालिका के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो यह सभी स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जेपीएससी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी पीटी के सिलेबस में डायरेक्ट इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पंचायत और नगर पालिका से 2 प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत से 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, और नगर पालिका से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा और यह भी 2 मार्क्स का होगा। तो पंचायती राज का वीडियो तो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पंचायती राज का वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको नगर पालिका के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नगर पालिका के बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाए वह आप पहले से ही पढ़े हुए हो और उसका सही उत्तर आप आसानी से दे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गांवों के स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज का प्रावधान किया गया और शहरों के स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिका का प्रावधान किया गया। इसलिए नगर पालिका का अर्थ होता है शहर का स्थानीय स्वशासन। अब थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने 1687-88 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना करके नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो यहाँ देखिए, आधुनिक भारत में शहरों के स्थानीय स्वशासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की, और कहाँ से की? मद्रास से की। और यहाँ मैंने 1687-88 ईस्वी इसलिए लिखा है क्योंकि 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना करने का ऑर्डर जारी किया गया था, और 1688 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना हो गई थी, और इसकी स्थापना के साथ ही नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी हो गई। अब आगे देखते हैं। इसके बाद 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। तो बम्बई और कलकत्ता में 1726 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं। 1907 ईस्वी में विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग, रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हॉब हाउस थे, और इसमें भारत के एकमात्र सदस्य रमेश चंद्र दत्त शामिल थे। तो देखिए, 1907 ईस्वी में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हॉब हाउस थे, और इसमें भारत से सिर्फ एकमात्र सदस्य शामिल थे, रमेश चंद्र दत्त। बाकी सभी सदस्य विदेशी थे। तो ये सब नगर पालिका के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में नगर पालिका की क्या स्थिति है। तो यहाँ देखिए, संविधान लागू होने के लगभग 42 साल के बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन भी प्रस्तुत किया गया था और 74वां संविधान संशोधन भी प्रस्तुत किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 सेक्शन पी से लेकर अनुच्छेद 243 सेक्शन ZG तक नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए। फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसके द्वारा संविधान के अनुसूचियों में एक नया अनुसूची जोड़ा गया था और वह था 11वीं अनुसूची। 11वीं और संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 सेक्शन ये से लेकर के 243 सेक्शन वो तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए थे। फिर 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके द्वारा संविधान की अनुसूची में एक नया अनुसूची जोड़ा गया और वह था 12वीं अनुसूची। और संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत वो तक तो पंचायती राज से संबंधित था, वो के आगे पी से लेकर के 243 जेड जी तक प्रावधान किया गया। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके तहत संविधान की अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 सेक्शन ये से लेकर के 243 सेक्शन वो तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए थे। जबकि 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इससे 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 सेक्शन पी से लेकर के अनुच्छेद 243 सेक्शन जेड जी तक नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अनुच्छेद 243 सेक्शन पी से लेकर के 243 सेक्शन जेड जी तक नगर पालिका के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इधर मैंने संविधान के अनुच्छेदों को लिखा है और इधर मैंने इन अनुच्छेदों में दिए गए विषय वस्तु को लिखा है और यहीं से छठी जेपीएससी पीटी में 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा गया था और वह प्रश्न क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, आर्टिकल 243 सेक्शन पी में परिभाषाएं दी हुई है। 243 सेक्शन क्यू में नगर पालिका का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है और इसमें नगर पालिका के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 243 सेक्शन आर में नगर पालिका की संरचना के बारे में दिया गया है। 243 सेक्शन एस में वार्ड समितियों का गठन का प्रावधान किया गया है। 243 सेक्शन टी में आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 लोगों को कंपलसरी रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। एक एससी, दूसरा एसटी और तीसरा विमेन। अनुच्छेद 243 के सेक्शन टी में नगर पालिका में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और आरक्षण इन 3 कम्युनिटी को देने का प्रावधान किया गया है, एससी, एसटी और विमेन। अब इन तीनों को कितना आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, तो देखिए, एससी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। एसटी को भी जनसंख्या के अनुपात में ही रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। जबकि विमेन को, विमेन मतलब सारी कैटेगरी की महिलाएं, जबकि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 1/3 आरक्षण देना ही पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी, 3 कम्युनिटी को आरक्षण देना कंपलसरी किया गया है, ये सरकार को देना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ राज्य सरकार की इच्छा पर भी छोड़ा गया है, जैसे कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं, यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो वह अपने राज्य में
नगर पालिका में ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकती है, और अगर कोई सरकार चाहे तो वह नहीं भी दे सकती है। इसी तरह से महिलाओं को 1/3 से ज़्यादा आरक्षण भी दे सकती है अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि 1/3 आरक्षण देना तो कंपलसरी है, वो तो देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं दिया जा सकता, 1/3 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिका में 1/3 से भी ज़्यादा आरक्षण महिलाओं को दे सकती है। तो ये जो मैंने आपको भी बताया, ये विवेकाधीन अधिकार है राज्य सरकार के, मतलब राज्य सरकार चाहे तो इसको लागू भी कर सकती है और नहीं भी लागू कर सकती है। लेकिन जो मैंने ये बताया, ये तीनों ये अनिवार्य प्रावधान है, इसे लागू करना कंपलसरी है। अब देखिए 243 सेक्शन यू, इसमें नगर पालिका की अवधि के बारे में दिया गया है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष तक रहेगी। लेकिन यदि बीच में ही नगर पालिका भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर नगर पालिका का चुनाव कराए जाने का प्रावधान भी किया गया है। आर्टिकल 243 सेक्शन डब्ल्यू में आर्टिकल 243 सेक्शन भी में सदस्यता संबंधी प्रावधान किया गया है, और इसी में यह दिया हुआ है कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, जो मिनिमम एज है, वह 21 साल निर्धारित की गई है। अब देखिए 243 सेक्शन डब्ल्यू, इसमें नगर पालिका की शक्तियां एवं अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। 243 सेक्शन एक्स, इसमें कर अधिरोपण की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता देता हूं कि वार्ड समितियों का गठन 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे। टू 43 सेक्शन वाई में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 सेक्शन जेड में लेखाओं की संपरीक्षा दी हुई है। 243 सेक्शन जेड ये, इसमें नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया है। 243 सेक्शन जेड बी में नगर पालिका का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में प्रावधान किया गया है। 243 सेक्शन जेड सी में नगर पालिका के भाग का कुछ क्षेत्रों में नहीं लागू होने के संबंध में प्रावधान किया गया है। और 243 सेक्शन जेड डी, तो फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न पूछा गया था छठी जीपीएससी में, और प्रश्न यह था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो देखिए अनुच्छेद 243 सेक्शन जेड डी में जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो उसका सही उत्तर था अनुच्छेद 243 सेक्शन जेड डी। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जेपीएससी किस प्रकार प्रश्नों का सिलेक्शन करता है। अब देखिए आर्टिकल 243 सेक्शन जेड ई, इसमें क्या है, महानगर योजना समिति। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जिला योजना समिति के बारे में पूछा गया, तो इस बार के लिए यह इम्पोर्टेंट है। 243 सेक्शन जेड ई में महानगर योजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि जिला योजना समिति का कार्य होता है संपूर्ण जिला के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, जबकि महानगर योजना समिति का काम होता है कि पूरे महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। अब इसे देखिए आर्टिकल 243 सेक्शन जेडएफ, इसमें विधियों एवं न्यायपालिका के बने रहने का प्रावधान किया गया है। फिर 243 सेक्शन जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। फ्रेंड्स अब मैं आपको नगर पालिका के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पूरा लिखना भूल गया हूँ। सेक्शन जेड जी, अब यहाँ देखिए, स्थानीय स्वशासन को
राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर पालिका आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचायती राज एवं नगर पालिका को राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। नगर पालिका क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसी तरह पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम को भी राज्यपाल द्वारा ही अधिसूचित किया जाता है। अब देखिए, महानगर क्षेत्र क्या होता है। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला वह क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हो और जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों से मिलकर बना हो। महानगर क्षेत्र भी राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। तो देखिए, महानगर क्षेत्र भी राज्यपाल द्वारा ही घोषित किया जाता है, लेकिन राज्यपाल किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तब घोषित करता है जब उसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या हो, साथ ही उसमें एक या अधिक जिले शामिल हों और उसमें कम से कम 2 नगर पालिका या पंचायत भी शामिल हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप नगर पालिका को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं जेपीएससी पीटी के पेपर 2 जिसमें झारखंड का जीएस दिया हुआ है उसका भी स्मार्ट रिवीजन करवा रहा हूँ और मैंने अभी तक मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का स्मार्ट रिवीजन करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर वीडियो जाके देख लें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।